हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज है हमारा 7th लेक्चर ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इन लास्ट लेक्चर हमने देखा इक्विपार्टीशन क्या होता है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने देखा था मोनोएटॉमिक एंड डायएटॉमिक के लिए, राइट। टुडे हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जो हमने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, पर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको एनर्जी ट्रांसफर्स के बारे में कुछ टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ने से पहले आपके ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कौन सा? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। कितने फॉर्म में? दो फॉर्म में। एक होता है वर्क, जिसको हम मैकेनिकल वर्क कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वर्क। और दूसरा होता है हीट। इस दो फॉर्म में ही हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है एनर्जी ट्रांसफर करने का, ठीक है। अब कैसे एनर्जी के फॉर्म में और कैसे वर्क के फॉर्म में और कैसे हीट के फॉर्म में, चलो समझते हैं इसको। मान लीजिए मेरे पास ये एक ब्लॉक है। क्या है मेरे पास? ये एक ब्लॉक है जिसका वेट कुछ W है। मुझे इस ब्लॉक को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक मूव करना है। मुझे इस ब्लॉक को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक क्या करना है? मूव करना है। तो मुझे देखो यहाँ, मान लो यहाँ पर मैं खड़ा हूं और यहां से इसको क्या करना पड़ेगा? मुझे पुश करना पड़ेगा, राइट। यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा। मतलब यहां पर क्या कर रहा हूं मैं? अपने बॉडी से ब्लॉक के ऊपर एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं। इस एनर्जी ट्रांसफर की वजह से मैंने क्या किया? इस ब्लॉक को पुश किया। इस ब्लॉक को पुश करने की वजह से क्या हो रहा है? मेरे बॉडी से इस ब्लॉक में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। और ये ब्लॉक क्या हो रहा है? यहां तक मूव हो रहा है। मूव हो रहा है मतलब इसका क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट, राइट। और मैंने लगाया इसके ऊपर क्या? फोर्स। मैंने क्या लगाया इसके ऊपर? फोर्स। बिकॉज ऑफ माई फोर्स द ब्लॉक इज डिस्प्लेसिंग, दैट्स वाई इसको क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ पर क्या बोलेंगे? यहाँ पर वर्क डन हो रहा है। क्या हो रहा है? वर्क। तो ये जो वर्क डन हुआ, ये वर्क डन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये वर्क डन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। तो एक तरीका एनर्जी ट्रांसफर करने का, वर्क डन करो। क्या करो? वर्क डन। अगर मुझे ब्लॉक को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में मूव कर रहा है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इस ब्लॉक का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, मतलब वर्क डन हुआ। मतलब मेरी बॉडी की एनर्जी कहां पर ट्रांसफर हुई? इस ब्लॉक में ट्रांसफर हुई, टू मूव इट फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। तो ये हो गया एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ वर्क, जिसको हम लोग मैकेनिकल वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वर्क, ठीक है। दूसरा, एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ हीट। मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। दिस इज माय ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड दिस इज माय ऑब्जेक्ट नंबर 2, राइट। मान लीजिए इसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर पे है, और इसको मैंने हीट किया हुआ है तो इसका टेम्परेचर राइज हो गया है। मान लीजिए इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, राइट। ये दोनों अलग अलग है अभी, दोनों क्या है? अलग अलग है अभी। अब जैसे ही मैं इस ब्लॉक 2 को ब्लॉक 1 के कांटेक्ट में लाऊंगा, ब्लॉक 2 को ब्लॉक 1 के क्या लाऊंगा? कांटेक्ट में लाऊंगा, टच कर दूंगा इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम ब्लॉक 2 एनर्जी ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा कहां पर? ब्लॉक 1 पर। मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा और इसका टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा, बराबर। मतलब यहाँ क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। कहां से कहा? ब्लॉक 2 से ब्लॉक 1 तक। कब तक होगा ऐसा? जब तक दोनों की हीट एनर्जी सेम नहीं हो जाती या दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से हीट एनर्जी फ्लो होगा ब्लॉक 1 में, ब्लॉक 2 का हीट एनर्जी कहां पर फ्लो होगा? ब्लॉक 2 में। तो यहाँ पर जो एनर्जी फ्लो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्या हो रहा है? हीट हो रहा है। क्या हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो ये दो तरीके से क्या करने के? एनर्जी को ट्रांसफर करने की। एक, अपने पास एनर्जी है, आप किसी ब्लॉक को पुश कर रहे हो तो अपने एनर्जी
उस ब्लॉक को पुश करने के काम आए, मतलब वर्क डन हुआ, तो वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन इज यूज टू ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या हुआ, दो ऑब्जेक्ट लिए हमने, एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, एक का टेम्परेचर कम है, दोनों कॉन्टैक्ट में ला दिया, तो क्या हो गया, फ्रॉम हायर बॉडी टू लोअर बॉडी हीट ट्रांसफर होना चालू हुआ। फ्रॉम हायर बॉडी टू लोअर बॉडी क्या हुआ, हीट ट्रांसफर होना चालू हुआ। तो ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे अपन क्या बोलेंगे, द एनर्जी इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहाँ पर द एनर्जी इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क। तो ये था टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हम दो ही तरीके से एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क एंड अनदर इज हीट। ये तो क्लियर है। अब हमें पता है अगर हम वर्क की बात करें तो इसका वर्क यूनिट होता है जूल, हीट की बात करें तो इसका यूनिट भी होता है जूल, बराबर। पर हमारे पास हीट का एक और यूनिट है, हीट का एक और यूनिट है, क्या है, कैलोरी। हम कभी कभी बोलते हैं कि हमने इतना कैलोरी क्या किया, हीट सप्लाई किया है। मान लो हमने 5 कैलोरी 10 कैलोरी हीट सप्लाई किया है, ऐसा हम लोग कहते हैं, बराबर। तो क्या रिलेशन होगा हीट, बिकॉज वी नो दैट हीट के जूल भी यूनिट होता है और कैलोरी भी यूनिट होता है। हीट का जूल भी यूनिट होता है और कैलोरी का भी यूनिट होता है। जैसे हमें पता है केजी और ग्राम में रिलेशन होता है क्या, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। दोनों यूनिट किसके हैं, वेट के हैं या मास के हैं। केजी भी किसका यूनिट है, मास का। ग्राम भी किसका यूनिट है, मास का। दोनों के बीच में क्या है, एक रिलेशन है। वैसे ही जूल भी किसका यूनिट है, हीट का। कैलोरी भी किसका यूनिट है, हीट का। तो यहाँ पर भी जूल और कैलोरी में एक रिलेशन है, क्या, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.128 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.128 जूल। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यहाँ पर 4.2 देखने मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट मैकेनिकल वर्क। मतलब अगर मैं इतना वर्क करूं 4.2 जूल का वर्क करूं, क्या करूं, 4.2 जूल का ये वर्क करूं, तो मैं बोल सकता हूं क्या, कितनी हीट ट्रांसफर हुई है, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है, 1 कैलोरी एनर्जी ट्रांसफर हुई है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जे से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कैपिटल जे से, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला, दिस इज द रिलेशन बिटवीन 1 कैलोरी एंड जूल। तो 1 कैलोरी इज नथिंग बट एक्चुअल में कितना होता है, 4.128 जूल या तो 4.2 जूल। तो जब भी आपको हीट कैलोरी में दिया है, हीट कैलोरी में दिया है और आपको जूल में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4.2 मल्टीप्लाई, तो आपको क्या डिवाइड करना पड़ेगा, 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको इफ यू वांट टू कन्वर्ट कैलोरी टू जूल, तो कैलोरी को किसी डिवाइड करोगे 4.128 से, या कैलोरी को किसी डिवाइड कर दो 4.2 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, जूल में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट याद रखो, क्योंकि आपको कैलोरी गिवन है तो जूल में चाहिए, बराबर। कैलोरी गिवन है, जूल में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 4.2 को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर अपने को जूल में गिवन है और कैलोरी में चाहिए तो 4.2 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये था अपना किसका, हीट और वर्क के बारे में, हीट और वर्क और उसके यूनिट के बारे में, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, हमने 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 5 हीट में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 5 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, नेम ऑफ द चैप्टर इज हीट। उसमें हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा था। मान लीजिए मेरे पास ये वाटर है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये वाटर है, क्या है, इसमें वाटर फिल किया है मैंने। इसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। कितना है टेम्परेचर इसका, 27 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसका टेम्परेचर 27 से 28 डिग्री सेल्सियस हो जाए। मतलब द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द मैटर बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट।
इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। मतलब कितना हीट, हीट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से। हीट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से। मतलब मुझे कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये जो वाटर है या कोई भी मैटर है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट, सी। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और हर एक मैटर की अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई मैटर कम हीट पे ज्यादा टेम्परेचर राइज करता है, कोई मैटर ज्यादा हीट पे कम टेम्परेचर राइज करता है, ठीक है। तो हर एक का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, हर एक मैटर का अलग अलग होता है। पर स्पेसिफिक हीट होता क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, हाउ मच हीट वी विल सप्लाई टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री इज सेड टू बी द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट मैटर, इज सेड टू बी द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट मैटर, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है अपना, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला कुछ ऐसे मिला था आपको, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू amount of heat supplied to raise the temperature by 1 degree Celsius. तो Q by T is the formula of specific heat. मोस्ट प्रॉब्ली आपको यहां पर डेल्टा टी देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा, डेल्टा टी। क्यों डेल्टा टी, यहां पर देखो ये क्या है, मेरा टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर है T2, बराबर। मुझे क्या करना है, 1 डिग्री बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, फाइंड करने के लिए T2 माइनस T1 करूंगा, विच इज इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई मैटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है, किस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और मुझे उसको 1 डिग्री पे लेके जाना है, तो हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू Q बाई टी। Q बाई टी मुझे पता है क्या T1 तो 0 है, तो बचेगा क्या, सिर्फ T2 बचेगा। क्यों, T1 कितना है, 0 है, तो Q बाई टी लिख सकता हूं मैं। पर अगर अपने पास दो अलग अलग वैल्यूज है टेम्परेचर की, मान लीजिए 27 है, 28 है, या 34 35 है, या 48 49 है, बराबर, तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा टी। बाई डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज ऑल अबाउट स्पेसिफिक हीट। तो Q क्या बन जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई इज नथिंग बट स्पेसिफिक इनटू डेल्टा टी। क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी। तो ये हो गया किसके बारे में, स्पेसिफिक हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, ठीक है। डेल्टा टी क्या होता है, T2 माइनस T1। तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं दो टाइप के प्रोसेस। हम कितने टाइप के प्रोसेस पढ़ेंगे, अभी 2 टाइप के प्रोसेस पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और एक पढ़ेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जो हमने पहले भी पढ़े थे। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कौन सा हो गया, गेल-ल्यूसेक लॉ। कांस्टेंट प्रेशर मतलब कौन सा हो गया, चार्ल्स लॉ, राइट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गेल-ल्यूसेक लॉ का प्रोसेस। गे-ल्यूसेक लॉ, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, बराबर। हमने देखा था इंट्रोडक्शन लेक्चर में, किसमें देखा था, लेक्चर नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसमें हमने बोला था इन गे-ल्यूसेक लॉ वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आपको डायग्राम भी याद होगा, हमने ऐसा कुछ एक कंटेनर बनाया था, बराबर। इसको मैंने सिलेंडर बोला था। फिर यहां पर एक पिस्टन लिया था मैंने, क्या लिया था, पिस्टन लिया था। और अगर मुझे वॉल्यूम कांस्टेंट करना है तो मैंने यहां पर क्या लगा दिया थे, चॉपर लगा दिए थे, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, ताकि पिस्टन का मूवमेंट ना हो जाए। पिस्टन का मूवमेंट होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। अगर पिस्टन का मूवमेंट हुआ तो पिस्टन ऊपर गया तो वॉल्यूम बढ़ेगा,
पिस्टन नीचे गया तो वॉल्यूम कम होगा। तो मैंने क्या कर दिया, पिस्टन के मूवमेंट को रोक दिया, मतलब चारों के चारों वाला भी क्या हो गए, फिक्स हो गए थे। और इसके अंदर हमने क्या फिल किया था, गैस फिल किया था। ये मेरा पिस्टन, ये हो गया अरेंजमेंट किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। कौन सा अरेंजमेंट है ये, कांस्टेंट वॉल्यूम अरेंजमेंट है। अब अच्छे से ध्यान दो, यहां से हम लोग क्या सप्लाई कर रहे हैं, वी आर सप्लाइंग हीट, मतलब क्यू हीट सप्लाई कर रहे हैं हम लोग। इसके वजह से देखो वॉल्यूम तो बढ़ने वाला है नहीं, ये जो हीट सप्लाई कर रहा हूं मैं इसके वजह से वॉल्यूम बढ़ने वाला नहीं है, बिकॉज हमने शॉपर लगा दिए तो गैस एक्सपांड तो होगा नहीं, गैस एक्सपांड होगा नहीं, बराबर। जो भी हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो किसके काम आएगी, इट विल यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। हमने बात की थी गेल-लुसेक लॉ में भी, क्या जो भी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं उससे क्या बढ़ जाएगी, गैस की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। गैस की वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी इज वन एंड द सेम, काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी इज वन एंड द सेम, ठीक है। हमने क्या किया, हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई से क्या हो गई, गैस की वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बिकॉज यू नो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट। उसके बाद क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, और इंटरनल एनर्जी की बढ़ने की वजह से प्रेशर बढ़ेगा। ऐसे हमने बात की थी कहाँ पर, गेल-लुसेक लॉ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, जितना भी हम क्या सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, is used to increase internal energy of gas, is used to increase the internal energy of gas, बराबर। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस बराबर। हीट सप्लाई करने से पहले, बिफोर सप्लाइंग हीट, मान लीजिए इसकी इंटरनल एनर्जी थी E1, और आफ्टर सप्लाइंग हीट उसकी इंटरनल एनर्जी हो गई E2। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को क्या लिखेंगे हम लोग, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी चेंज किसकी वजह से, क्यू से वजह हुआ, तो क्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, E2 माइनस E1 विच इज इक्वल टू डेल्टा E, ठीक है। तो यहां पर जितना भी हीट हम क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, इज यूज टू चेंज द इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यूज टू चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जिसको हम पहले काइनेटिक एनर्जी बोलते थे उसको अभी क्या बोलेंगे हम, इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, बिफोर सप्लाइंग हीट एंड आफ्टर सप्लाइंग हीट। क्योंकि हमें पता है अगर हम हीट सप्लाई भी ना करें, तो भी गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन में मतलब वेलोसिटी है, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो ये हो गया बिफोर काइनेटिक एनर्जी E1, ये हो गई आफ्टर काइनेटिक एनर्जी E2। ये चेंज किसके वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ हीट सप्लाइड, तो यहाँ पर क्या मिल गया मुझे, Q इज इक्वल टू डेल्टा E, मतलब जितने भी हीट सप्लाई करूंगा वो किस लिए यूज होगी, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। चलो, तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था, हीट सप्लाइड टू अपॉन डेल्टा टी, हीट सप्लाइड अपॉन डेल्टा टी, बराबर। ये हमने देखा था थोड़ी देर पहले। अब देखो तो Q क्या बन जाएगा, C डेल्टा टी, इसको मैं लिखूंगा CV, QCV बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू चेंज द टेम्परेचर बाय डिग्री सेल्सियस। तो Q क्या बन गया, CV इंटू डेल्टा टी, या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा, मुझे पता है Q इज इक्वल टू डेल्टा E होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा टी।
ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, क्या दे दो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कौन सा था अपना, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, दैट इज गे-ड्यूसेक लॉ। अब यहां पर देखते हैं हम लोग, इसको रफ कर देता हूं मैं। अब देखते हैं हम लोग चार्ल्स लॉ। नोट कर लीजिए, कैसी में आप वीडियो देखेंगे इसको नोट कर लीजिए। अब अपन देखेंगे चार्ल्स लॉ। So now we are going to see the चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था, राइट। और उसके लिए हमने डायग्राम कैसे देखा था, यहां पर हमने क्या रखा था, एक सिलेंडर रखा था, क्या रखा था, सिलेंडर। और यहां पर ये मेरा पिस्टन हो गया। अब इस पिस्टन को हमने फिक्स नहीं किया था और यहां पर ये गैस हो गया, क्या हो गया, गैस हो गया। मान लीजिए इसका इनिशियल वॉल्यूम है V1। बिफोर सप्लाइंग हीट, क्या माना मैंने, बिफोर सप्लाइंग हीट वॉल्यूम है V1, इंटरनल एनर्जी है E1। वॉल्यूम है V1, इंटरनल एनर्जी है E1, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको हीट सप्लाई करना चालू किया, पहले हमने देखा था जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो किसके काम आ रही थी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के काम आ रही थी। अब यहां पर जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसको मान लो Q2, जो हीट सप्लाई कर रहे हैं Q2, वो दो तरह से काम आएगी। एक, सबसे पहले तो ये एनर्जी क्या करेगी, हीट एनर्जी गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी बढ़ाएगी, गैस मॉलिक्यूल का क्या बढ़ाएगी, ये वेलोसिटी बढ़ाएगी, जिसकी वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उस वजह से उसका क्या बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। तो सम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कैसे, ये एनर्जी को, हीट एनर्जी को किसने ऑब्जॉर्व किया, गैस मॉलिक्यूल्स ने ऑब्जॉर्व किया। गैस मॉलिक्यूल ने जैसे उसको ऑब्जॉर्व किया, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो उनका काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ मतलब उनका इंटरनल एनर्जी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और जैसे ही मैं इसको हीट सप्लाई कर रहा हूं, अभी हमें दिख रहा है यहाँ पर स्टॉपर लगे हुए नहीं है, तो पिस्टन क्या ट्राई करेगा, पिस्टन विल ट्राई टू मूव अप, पिस्टन विल ट्राई टू मूव अप, राइट। तो पहले पिस्टन का वॉल्यूम इतना था, अब क्या हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया। अब क्या हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, राइट। तो यहां पर जो हम हीट सप्लाई करें वो दो तरह से काम आ रही है, वन टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड सेकंड टू एक्सपांड द गैस। गैस एक्सपांड हुआ तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस एक्सपांड हुआ तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जो हम लोग क्यू सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज हीट, इज यूज्ड टू, Q2 बोल दो, इज यूज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी मतलब पहले E1 था तो अभी कितना हो जाएगा, E2 इंटरनल एनर्जी, एंड टू एक्सपांड द गैस। अब जो गैस एक्सपांशन हो रहा है इसको बोलेंगे अपन वर्क डन। जो गैस एक्सपांशन हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना इतना, V2 माइनस V1 क्या हुआ, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब वर्क किस पे हुआ, पिस्टन पे। तो वर्क डन, जो भी गैस एक्सपांशन होगा उसको क्या बोलेंगे, वर्क डन, जिसका फॉर्मूला है PdV। इसका फॉर्मूला क्या है, PdV। तो जो वर्क डन है मतलब गैस एक्सपांशन, इसको याद रखना है PdV वर्क, क्या याद रखना है, PdV। P क्यों खास है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब इनिशियली भी प्रेशर P है, आफ्टरवर्ड भी प्रेशर P है। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसलिए DV लिखा, दैट इज V2 माइनस V1, ठीक है। ये जो डेरिवेशन है W इज इक्वल टू PdV वर्क, ये हम चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करेंगे। किसमें स्टडी करेंगे हम लोग, वी विल स्टडी दिस इन 4th चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनामिक्स। अभी सिर्फ याद रखो, जो एक्सपांशन ऑफ गैस हो रहा है, जो एक्सपांशन ऑफ गैस हो रहा है उसके ऊपर कितना वर्क डन हो रहा है, PdV वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर Q2 किस किस के काम आया,
Q2 is used to increase the internal energy, that is delta E. E2 minus E1 लिखेंगे ना यहाँ पर, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस वर्क डन के काम आया, कितना वर्क डन एक्सपांशन का, P D। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं किसमें, चार्ल्स लॉ में, उसमें जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो दो चीजों के काम आ रहे हैं, एक उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए किसका, गैस का, और सेकंड गैस का एक्सपांशन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या है, डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या है, CV dt। डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या है, CV dt। फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा ई का वैल्यू पुट कर दिया, प्लस PdV, ये हो गया Q2। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन कुछ ऐसे था, C इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा टी। यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो C पे लिख दूंगा। हीट क्या लिया मैंने, Q2, तो Q2 लिख दूंगा, बराबर। C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी पता था हमें, PQ लिखा क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, 2Q लिखा क्योंकि हमने हीट सप्लाई क्या माना है, Q2 माना है। ठीक है, तो Q2 क्या बन जाएगा यहाँ से, Q2 इज इक्वल टू CP डेल्टा T। Q2 इज इक्वल टू CP डेल्टा T। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब Q2 की जगह पे क्या लिखना है मुझे, CP डेल्टा T, तो ये क्या बन जाएगा, CP डेल्टा T इज इक्वल टू CV डेल्टा T प्लस PdV। CP डेल्टा T इज इक्वल टू CV डेल्टा T प्लस PdV। अब देखो क्या होता है, CV डेल्टा T को इस साइड भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा, CP डेल्टा T माइनस CV डेल्टा T इज इक्वल टू PdV। डेल्टा T कॉमन निकला, तो ये क्या बन जाएगा, CP माइनस CV डेल्टा T इज इक्वल टू PdV। अब आइडियल गैस इक्वेशन के पास जाओ, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT, NRT होता है पर मैंने N को 1 पुट कर दिया, तो PdV क्या बन जाएगा, वॉल्यूम चेंज कर रहा हूं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, R डेल्टा T। PdV लिखता हूं मतलब चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, किसकी वजह से, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से। P चेंज क्यों नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। जहां पर PdV है वहां पर क्या लिख दूंगा मैं, RdT, तो ये बन जाएगा CP माइनस CV dt इज इक्वल टू R डेल्टा T। डेल्टा टी कैंसल, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये एक इक्वेशन याद रखो, या तो हमें एक पता है क्या, KB इज इक्वल टू R अपॉन NA, तो R क्या बन जाएगा, KB इंटू NA। तो CP माइनस CV आपको ये भी लिख सकते हो, CP माइनस CV इज इक्वल टू, R की जगह क्या लिखेंगे, KB NA, where KB is Boltzmann constant and NA is Reynolds number. This पूरा syllabus और this पूरा derivation is called as Matt's relation. That is relation between specific heat at constant temperature and specific heat at constant volume. ये था आपका क्या, Matt's relation of specific heat के बारे में। ये दो फॉर्मूले याद रखो, CP माइनस CV इज इक्वल टू R एंड CP माइनस CV इज इक्वल टू KB इंटू NA। ये था क्या, गेल-लुसाक लॉ, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था, तो जो भी हीट सप्लाई हो रहा है किससे काम आएगा, टू चेंज द इंटरनल एनर्जी। और यहाँ पर जो भी हीट सप्लाई हो रहा है वो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा और इसकी वजह से गैस का एक्सपांशन भी होगा। गैस का एक्सपांशन हो रहा है मतलब PdV वर्क हो रहा है। ये हम लोग देखेंगे किसमें, चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनामिक्स में। अभी के लिए सिर्फ याद रखो, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, डेल्टा ई की जगह CV dt लिख दिया और PdV अपनी जगह पे। फिर मैं कहा गया स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले के पास, दैट इज Q2 अपॉन डेल्टा टी। Q2 क्या बन गया, CP इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर पुट कर दिया Q2 की जगह, CV को इस साइड लेके आया, माइनस डेल्टा टी कॉमन निकाला, फिर आइडियल गैस के पास गया। यहाँ पर क्या था मेरा, क्या चार्ल्स लॉ, क्या था, चार्ल्स लॉ था। तो चार्ल्स लॉ पता है मुझे, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो PdV इज इक्वल टू RdT लिख दिया।
क्योंकि चार्ल्स लॉ में क्या चेंज होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होता है, हमें पता है। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होता है किसमें, चार्ल्स लॉ में। इसलिए मैंने सिर्फ चेंज किसको किया, वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज किया। फिर कहाँ पर पीवीडीटी की जगह पीडीटी की जगह आरडीटी लिख दिया, डेल्टा डी कॉमन, आर बचा और आर की वैल्यू पुट कर दी। दिस इज कॉल्ड एज मेयर्स रिलेशन। याद रखो ये कंसेप्ट इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए 2-3 बार देखो अच्छे से और आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेसिफिक हीट एंड मेयर्स रिलेशन। इन नेक्स्ट टॉपिक इसी के आगे हम लोग मोनो एटॉमिक और डायटोमिक के लिए कंटिन्यू करेंगे।